साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सेशन चल रहा है और इसमें विस्तार पूर्वक हम कंपनियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अगर अच्छी मार्किंग लानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा शुरू के जो चैप्टर्स हैं और उनमें भी जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में विस्तार से बता चुके हैं। और इनके साथ साथ एक अच्छे से आप नोट्स बनाइए। अच्छी मार्किंग के लिए जितना आप अच्छे से कॉपी में लिखेंगे, जितने अच्छे आपके पास नोट्स होंगे, उतनी ही अच्छी आपको मार्किंग मिलती है। तो अच्छी मार्किंग के लिए एक काम बहुत ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम की कॉपी में लिखें तो नंबर ऑफ़ हेडिंग्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और लिखा हुआ जितना आपका टू द पॉइंट होगा, उतनी ही आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी। कोशिश कीजिए इंग्लिश में लिखने का, और जब आप इंग्लिश में लिख करके आएंगे तो आपके लिए मार्किंग अच्छी मिलेगी। हिंदी अगर इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, हिंदी में भी आप लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़माना इंग्लिश का है। आने वाले समय में सब कुछ आपको इंग्लिश में ही करना है। न्यूमेरिकल तो वैसे भी सब इंग्लिश में ही करते हैं। थ्योरी का भी प्रयास कीजिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। इंग्लिश में तो है ही है, साथ में हिंदी में भी लिख दिया है। और इसलिए लिख दिया है कि आप जो इंग्लिश वाले हैं वो भी समझ लें और हिंदी वाले हैं वो इंग्लिश को समझ लें, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और आज पहला चैप्टर का पहला वीडियो है ये। इसको बहुत अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, समझिए और विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कीजिए। पहला जो टॉपिक हमने आज लिया है वो है क्या? कंपनी का अर्थ। पहला, कंपनी का अर्थ और उसकी क्या है विशेषताएं, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो मीनिंग से पहले हम ये समझेंगे कि कंपनी बनती कैसे है, कंपनी का जन्म कैसे होता है। देखिए, कंपनी एक कृत्रिम संस्था है और कानून द्वारा ही इसका निर्माण होता है, कानून के द्वारा ही इसका समापन होता है। क्या होता है कि हम ही आप में से कोई व्यक्ति सबसे पहले ये देखता है कि हाँ, तमाम कंपनियां अपना अपना बिजनेस कर रही होती हैं। जो कंपनियां बिजनेस कर रही होती हैं उनका क्रियाकलाप कैसा है, उनका कारोबार कैसा है, वो कैसे कस्टमर्स को डील कर रही हैं, किस तरह से वो सेवा प्रदान कर रही हैं, किस तरह से जो सर्व कर रही हैं उसमें वो मुनाफा कमा रही हैं। हर व्यक्ति ये जानता है कि कोई भी कंपनी अगर बनाई गई है तो वो उसका सीधे से सीधे प्रमुख उद्देश्य जो होता है, एम होता है, वो लाभ कमाने का होता है। अब हम लाभ दूसरे से तभी कमा पाएंगे जब हम दूसरे के लिए बेहतर सेवा दे पाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा समय हुआ है, जैसे वर्तमान में जियो कंपनी है, इसने वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल, ये तमाम जो कंपनियां थीं इनके लिए पीछे कर दिया। क्यों कर दिया? जबकि कंपनी तो बाद में आई। इसलिए कर दिया क्योंकि इनका सिस्टम अन्य कंपनियों से चेंज था, सेवा देने का जो तरीका है वो भी अन्य कंपनियों से चेंज था। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए आप में से ही किसी के दिमाग में ये आ जाए कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा। कोई बड़ा काम नहीं है। एक बड़ा बिजनेस करने के लिए बस धैर्य रखना है, दिल में एक जगह बनानी है और ये ठानना है कि हाँ, मुझे बड़ा बिजनेस करना है। तो जब आप में से किसी भी हमारे भाई या बहन के अंदर ये बात आती है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा या करूँगी, तो क्या होता है, वह कम से कम 20 लोगों से चर्चा करता है, 50 लोगों से चर्चा करता है, अपने साथियों से, रिलेटिव से, दोस्त से, परिवार में चर्चा करता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि उसकी हंसी मजाक बनाते हैं और कुछ लोग उसके लिए सलाह भी देते हैं और कुछ लोग उसके साथ भी आ जाते हैं। इस तरह से कंपनी का जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में ये बात लाएगा ही नहीं कि मैं कंपनी व्यापार करूँगा, तो कंपनी का जन्म कैसे होगा? कंपनी का जो जन्म होता है उसकी शुरुआत सेम ऐसे ही होती है। ओके, हम जब तक दूसरे से मोटिवेट नहीं होते हैं, जब तक हमें कहीं पर चोट नहीं लगती है, तब तक हम नया काम करने का प्रयास नहीं करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने ठान लिया कि नहीं हमें कुछ करना ही है, तो 100% आप करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। ऐसा थोड़ा देखने में भी आया है। बस
अगर आप मन ही मन सोचते रहेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चल रही है, इसमें अच्छी मार्किंग लाना है, आप नोट्स बनाना शुरू करिए। हम जितनी बातें बोल रहे हैं यही सब आपको लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। भाई बुक्स में जो लिखा है वो किसके, ऑथर के थॉट्स हैं, राइटर के थॉट्स हैं, और आपके पास भी तो थॉट्स हैं, आपके पास भी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, आपके माइंड में बहुत कुछ अच्छा अच्छा भरा हुआ है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए, आगे अपनी शुरुआत कीजिए। तो इस तरह से किसी व्यक्ति के दिमाग में जब ये बात आती है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूँगा, तो वो तमाम तरह के खोजबीन शुरू कर देता है, वो रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद में वो ये देखता है कि कितनी हमें कैपिटल लगानी है, कंपनी का नाम क्या रखना है, कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे, कौन कौन से कागज़ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे, और इसके साथ में कौन कौन सी कानूनी अड़चनें हैं जिनसे निपटना होगा, कौन कौन सी कानून्स को हमें फॉलो करना होगा। इन सब बातों के साथ वो क्या करता है, अपनी अपनी जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है। ओके, और इसमें जो तमाम वैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो तो मैं कंपनी लॉ का जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या न्यूमेरिकल पोर्शन तक बहुत जल्द पहुँचना है, तो विस्तार से तो उसमें पढ़िएगा, और यहाँ पर हम यही समझेंगे कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद में कंपनी का क्या होता है, एक समामेलन होता है। समामेलन का मतलब होता है कि जिस तरह से कोई भी नई संस्था स्थापित की जाती है उसका नामकरण होता है, और कहते हैं कि मतलब पर्दा हटता है या जनता के सामने वो कंपनी प्रस्तुत की जाती है, वही कंपनी का समामेलन होता है। अब समामेलन होने के बाद में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, और बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में जनता में कंपनी वर्क करने लगती है। अब बात ये आती कंपनी का अर्थ क्या है। अब इतना जो मैंने आपके लिए बताया, आपने इसमें जो ध्यान से सुना, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, कंपनी कानून के द्वारा बनाई गई एक संस्था है जिसकी अपनी अलग पहचान होती है। जितना कार्य एक व्यक्ति करता है वो सब कार्य कंपनी भी कर सकती है, लेकिन कंपनी एक नागरिक नहीं होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है जैसे नाम होते हैं जो वो किसी न किसी व्यक्ति को होते हैं, ठीक इसी प्रकार से कंपनी का भी नाम होता है, नामकरण होता है। जैसे थ्योरी में तो ये बताया गया कि जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार से कंपनी का जन्म भी उसी प्रकार से प्रक्रियाओं के तहत होता है। यानी हर एक स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। समझाने का मतलब ये है कि हर स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अर्थ ध्यान से सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसी को लिखना है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर अर्थ लिखेंगे तो पूरा हेडवर्ड फिल हो जाएगा, ठीक है, और लिखने में बहुत टाइम लगता है। और अगर हम लिखेंगे मिटाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अपने अंदर उसको बिठा लीजिए कि ये किस तरह से इसका अर्थ हमें लिखना है। तो कंपनी का अर्थ लिखना कैसे है, ध्यान से सुनेंगे। सामान्य रूप से बहुत बड़े व्यापार को हम क्या कहते हैं, कंपनी व्यापार कहते हैं। बहुत बड़े व्यापार को कंपनी व्यापार कहते हैं, और ऐसा व्यापार जिसका किसी नाम के साथ में कानून का पालन करते हुए विभिन्न वैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए एक कृत्रिम संस्था के रूप में जन्म हुआ हो, जिसकी अपनी अलग पहचान हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। ये समस्त कार्य अपने एजेंट के थ्रू कराती है, और एजेंट्स कौन होते हैं, कंपनी के संचालक। कई बार ये जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं उसमें आ भी जाता है कि कंपनी के एजेंट कौन होते हैं, संचालक, अंशधारी, लेनदार या अन्य कोई, ठीक है। तो कंपनी के जो संचालक होते हैं वही इसके क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, और इन्हीं एजेंटों के थ्रू कंपनी अपना सारा का सारा वर्क करा लेती है, ठीक है। तो ये कंपनी का अर्थ है, और विस्तार से हम वीडियो और बनाएंगे कंपनी लॉ की, उसमें बिल्कुल मीनिंग आपको लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, और हम
अब ये अर्थ समझ लिया कि कंपनी एक वास्तव में कानून के द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम व्यक्ति या कृत्रिम संस्था है जिसके अपने उत्तराधिकार होते हैं, समस्त संपत्तियों पर इसका अपना अधिकार होता है, इसके कर्तव्य भी होते हैं और इसके कार्य भी होते हैं। तो इन्हीं के साथ में हमें इसकी विशेषताओं को तुरंत तैयार कर लेना है। और आप जो बुक्स वगैरह देखते होंगे उसमें बहुत कम कम हेडिंग्स होती हैं। हमने यहाँ पर आपको कम से कम 15 हेडिंग्स लिखी हुई हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। आप 15 में से, ये 100% आएगा अभी, इन 15 में से आप अगर 12 भी लिख करके आते हैं या 15 लिख देते हैं और हेडिंग बनाना सीखिए। जितनी मैंने बातें बोली उसी के आधार पर 2-4 हेडिंगें आपको इसी में से मिल जाएंगी, ठीक है। तो जितनी आप नंबर ऑफ हेडिंग्स को ज़्यादा लिखेंगे मार्किंग आपको उतनी ही अच्छी मिलेगी। ओके, अब हम आगे इसकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहली हमारी जो विशेषता है वो क्या है, लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा बनाया गया ये कृत्रिम व्यक्ति है। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। क्यों? क्योंकि कंपनी वो सारे कार्य करती है जो एक मनुष्य कार्य करता है, तो इसलिए इसको क्या बताया गया है, कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। इसके बारे में डिटेल 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें जो लिखनी होती हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इन्हीं को अपने अंदर लीजिए और लिख दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देंगे इस बात को समझ के, और हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे, ठीक है। एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ कानून को कहते हैं, कानून द्वारा बनाई गई कैसी एक आर्टिफिशियल क्या है, ये पर्सन है। ओके, नेक्स्ट परपेचुअल एक्सिस्टेंस, इसका स्थायी अस्तित्व होता है। ये नहीं कंपनी आज बनाई कल खत्म, नेक्स्ट डे बनाई फिर खत्म, नहीं 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 नहीं। कंपनी जब एक बार बन जाती है तो ये लंबे समय तक व्यापार करती रहती है। इसका निर्माण भी कानून के द्वारा होता है और समापन भी कानून के द्वारा ही होता है। ओके, तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है, अब बात आ गई, एक बार एक स्टूडेंट पूछ बैठे कि अस्तित्व किसे कहते हैं। आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, अस्तित्व किसे कहते हैं। कहते नहीं कि उसका अस्तित्व ही मिट गया। अस्तित्व क्या है? यानी सब कुछ खोने के बाद जो पहचान बच जाए उसे हम क्या कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, स्थायी अस्तित्व। तो अस्तित्व का मतलब किससे है, पहचान से, यानी वही चीज़ है ये, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अस्तित्व कहते हैं। तो यहाँ पर है स्थायी अस्तित्व, यानी किसी भी कंपनी की अपनी स्थायी पहचान होती है। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी इसका हर अपना जो अधिकार होता है, अस्तित्व होता है, पहचान होती है, वो भी कैसी होती है, अलग अलग होती है और कानूनन होती है। यानी अगर एक कंपनी चल रही है तो दूसरा कोई व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में उसी नाम से सेम कंपनी को नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि पृथक वैधानिक अस्तित्व का जो रूल है वो ये कहता है कि एक नाम से दो कंपनियां नहीं चल सकती हैं। ओके, फोर्थ इज लिमिटेड लायबिलिटीज। इसमें जो, अब ये लायबिलिटी क्या होता है, दायित्व क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं लोग। दायित्व का मतलब समझिए। दायित्व का मतलब होता है कि हमें जो दूसरे को पे करना है, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमें जो देना है वो हमारा क्या है, दायित्व है, ठीक है, लायबिलिटी है, यानी जो दूसरे की है, ऐसे समझ लीजिए। जो हमारे बिजनेस में तो है लेकिन वास्तव में वो किसी और का है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं, दायित्व कहते हैं। अब सीमित दायित्व यहाँ पर लिखा हुआ है। सीमित दायित्व का मतलब ये होता है कि कंपनी यदि घाटे में चली जाती है, नुकसान में चली जाती है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, तो कंपनी के पास में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, बस वहीं तक आपको पूर्ति की जाएगी और बाहर जितने भी उसके संचालक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके द्वारा अपने पास से कुछ भी नहीं दिया जाएगा। बट कंपनी एक्ट 2013 में कुछ संशोधन भी हुए हैं। ये बात थी कंपनी अधिनियम 1956। वर्तमान समय में कंपनी अधिनियम 2013 एक्ट लागू हो चुका है। तो उसमें क्या है कि एक नया सेशन जोड़ा गया है जिसमें ये बताया गया है कि सीमित दायित्व तो नहीं, असीमित दायित्व भी हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति पहले से ही क्लियर करनी होगी, ठीक है।
यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये क्लियर करना होगा कि ये कंपनी सीमित दायित्व वाली है या असीमित दायित्व वाली है। ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ लीजिएगा। अगला है कॉमन सील, इसको हम हिंदी में तो सार्वमुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन सील का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उस पर जब तक कंपनी की मुहर नहीं लग जाती है, अथॉराइज्ड व्यक्ति साइन नहीं कर देता है, तब तक वो कानूनन की दृष्टि से वो पेपर वैलिड नहीं होगा। ओके, और यदि कंपनी की उस पर सील लग जाती है, स्टैंप लग जाती है, मुहर लग जाती है, इसका मतलब है कि उस लेन देन के लिए वो कंपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ओके, नाउ नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब होता है सतत उत्तराधिकार। सतत उत्तराधिकार का मतलब होता है कि जो कंपनी है वह अपने समस्त लेन देनों पर अपना कंटिन्यू अधिकार रखती है, लगातार अपना अधिकार रखती है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी उसके क्रियाकलाप चल रहे हैं, जो भी अकाउंट्स बन रहे हैं, सब पर उसका क्या है, होल्ड है, अधिकार है। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। मान लीजिएगा कि हमने किसी एक व्यक्ति के लिए शेयर बेचे, अब वो व्यक्ति जब तक हमसे अनुमति नहीं लेगा तब तक वो दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। लेकिन ये दो प्रकार की यहाँ पर कंपनियाँ होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है हमारी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, क्योंकि उसमें प्राइवेट लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वो ये कहती है कि नहीं, अगर हमने एक्स को ये शेयर इशू किए हैं तो वो वाई को नहीं दे सकता। बट जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, हमने एक्स को दिए हैं, एक्स वाई को दे सकता है, वाई जेड को दे सकता है, यानी जो शेयर हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जनतांत्रिक प्रबंध इसे कहते हैं। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो ये नहीं कि एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है, नहीं, इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा यानी संचालकों के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा वोटिंग होती है, और जो वोटिंग होती है उसी वोटिंग के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। ओके, अगला है एम ऑफ प्रॉफिट। जितनी भी कंपनियां बनाई जाती हैं उनका सीधा उद्देश्य होता है कि पहले वो सर्व करें, इसके बाद में प्रॉफिट कमाएं। हमारी कॉमर्स भी पूरी इसी बात पर बनी हुई है, प्रथम सेवा, सेकंड प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट प्रॉफिट और सेकंड सर्व कर दिया तो यहाँ पर सब मामला उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले जो बिजनेस वास्तव में ग्रो करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य नहीं, वास्तविकता यही होती है कि वो अच्छी सेवा देते हैं, तभी प्रॉफिट उन्हें अच्छा होता है। नेक्स्ट, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन। ठीक है, कंपनी का समापन मैंने पहले ही बोला है, अर्थ में भी बोला था कि कंपनी का निर्माण भी कानून के द्वारा होता है और समापन भी कानून के द्वारा ही होता है। ये नहीं हो सकता कि नहीं अभी 10 महीने बाद या 10 वर्ष बाद दिमाग में आ गया संचालकों को, बोले अब कंपनी खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, कंपनी खत्म ऐसे नहीं होगी। कंपनी का जो समापन होगा वो कानून के द्वारा ही होगा, कोई ना कोई उसका रीज़न होगा, उस रीज़न के कारण ही कंपनी क्या होगी, समाप्त होगी। चाहे टाइम पूरा हो गया हो, चाहे कंपनी बहुत घाटे में चली जा रही हो, या कंपनी का जो भी मतलब लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स चाहते हैं कि नहीं कंपनी को समाप्त कर दिया जाए तो भी कंपनी समाप्त हो सकती है, या न्यायालय कहते, कोर्ट कहते कि नहीं ये कंपनी खत्म तो खत्म होगी। नेक्स्ट इज ऑनरशिप इन प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी चाहे कितना भी शेयर होल्डर कंपनी में क्यों ना हो, और जितनी भी एसेट्स लगी हुई होंगी वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होंगी, उन पर अधिकार किसका होगा, कंपनी का होगा। ओके, तभी तो लिखा है ऑनरशिप इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे पूर्ण रूप से क्या रहता है, उसका स्वामित्व रहता है कंपनी का। ओके, नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या। ठीक है, ये अल्टरनेटिव में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम तो 7 लोग होते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स के बराबर भी संख्या हो सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बराबर भी सदस्यों की संख्या हो सकती है। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें न्यूनतम तो 2 लोग होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम हैं उनकी 200 तक संख्या होती है। नेक्स्ट इज कंपनी नॉट अ सिटीजन। मैंने पहले ही बोला है कि कंपनी कोई व्यक्ति नहीं है, ये कैसा व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, कानून के द्वारा तैयार किया गया एक व्यक्ति है।
नेक्स्ट, राइट ऑफ बोरोइंग। राइट ऑफ बोरोइंग का मतलब होता है ऋण लेने का अधिकार। यानी कंपनी का जब समामेलन होता है, कंपनी जब अस्तित्व में आती है, कंपनी का जब जन्म होता है, तो उस जन्म के बाद ही जब कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं तो कंपनी को ऋण लेने का अधिकार भी मिल जाता है। और ये ऋण किस किस से ले सकती है कंपनी? कंपनी किसी से भी ऋण ले सकती है। ये बैंक से ले सकती है, जनता से ले सकती है, किसी अदर कंपनी से ले सकती है, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे ले सकता है और ले सकती है। नेक्स्ट इज सोशल कैरेक्टर। देखिए कंपनी का भी जो सामाजिक चरित्र है वो होता है। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो समाज में बदनाम हो जाती हैं, वो नहीं चल पाती हैं, ठीक है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी जिनका समाज में बहुत बड़ा नाम होता है, नहीं वो कंपनी अच्छी है, नाम लेते ही वो कंपनी नहीं बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने 15 आपके लिए लिख करके बताई हैं, और हो सकती हैं 2-4। हम अगर हेडिंग्स बनाने पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा हम लोग बनाते चले जाएंगे, लेकिन हमें लिखना उतना है जितने हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलें, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कानून द्वारा तैयार किया गया कृत्रिम व्यक्ति। परपीचुअल एक्सिस्टेंस, स्थायी अस्तित्व, यानी एक बार बन गई कंपनी तो लंबे समय तक चलती रहेगी। नेक्स्ट सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका पृथक वैधानिक क्या होता है? अस्तित्व होता है। अगला है लिमिटेड लायबिलिटीज़, इसका जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? लिमिटेड होता है, ठीक है। यदि आपने 5 लाख रुपए अगर कंपनी में लोन दे दिया है और कंपनी अगर घाटे में चली गई और आपके लिए यदि 4 लाख रुपए ही बच रहे हैं तो आपको 5 की जगह पर 4 लाख ही लेने पड़ेंगे। वो जो 1 लाख रुपए है वो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है सीमित दायित्व का। नेक्स्ट इज कॉमन सील, इसकी जो स्टैंप होती है वो कैसी होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट परपीचुअल सक्सेशन, इसका जो उत्तराधिकार होता है वो क्या होता है? सतत होता है, लगातार बना रहता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अपने अंशों को बेचना या ना बेचना। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, इसका जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी जो चलाते हैं वो जनता के द्वारा, उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा चुने गए लोग चलाते हैं। एम ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनियां जितनी भी होती हैं उनका सीधा उद्देश्य होता है किसका होता है? लाभ कमाने का। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन तो होता है लेकिन कानून के द्वारा। कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा तो समापन भी कानून के द्वारा। नंबर ऑफ मेंबर्स, 2 प्रकार की कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? न्यूनतम 7 और मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर के बराबर। और जो प्राइवेट कंपनी होती है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। नेक्स्ट, कंपनी नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक कोई भी नागरिक नहीं है बल्कि कृत्रिम व्यक्ति है। नेक्स्ट, राइट ऑफ बोरोइंग, ऋण लेने का अधिकार, कंपनी का समामेलन हो जाता है, वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी हो कर लेती है कंपनी तो उसको ऋण लेने का अधिकार स्वतः मिल जाता है। नेक्स्ट इज सोशल कैरेक्टर, कंपनी का अपना सामाजिक चरित्र भी होता है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया। अर्थ फिर से एक बार सुन लेंगे। कंपनी कानून द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं सब पर किसका अधिकार होता है? कंपनी का अधिकार होता है। बहुत बड़े बिजनेस को हम क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। इसका निर्माण कानून के द्वारा और समापन भी कानून के द्वारा ही होता है। और कंपनी अपने समस्त कार्य अपने एजेंट के थ्रू कराती है और एजेंट किसके रूप में? संचालक के रूप में कार्य करते हैं। ये वीडियो आज आपका कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।